हमने लिखा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमने बनाई थी लीनियर रिग्रेशन के लिए। ठीक है, इस केस में हमारे पास रिजल्ट्स जो थे वो हमारे पास कॉन्टीन्यूअस फॉर्मेट में थे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा क्लासेस हैं, दो या दो से ज़्यादा क्लासेस हैं। हम डिवाइड करना चाहते हैं उन दो क्लासेस को इस तरीके से कि अगर हमारे पास दो डाटा सेट पॉइंट्स हैं तो सेपरेशन उनकी इस तरीके से हो कि एक साइड पे सारी एक क्लास और दूसरी साइड पे दूसरी क्लास हो जाए। जब हम लीनियर रिग्रेशन करना चाह रहे थे तब हमारा टारगेट ये था कि सारे के सारे पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर आने चाहिए या इससे करीब तरीन आने चाहिए। अब हमारा टारगेट ये है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें इस तरीके से कि डिस्क्रीट क्लास के अंदर प्रिडिक्ट हो। अगर दो क्लासेस हैं तो दोनों क्लासेस अलग-अलग हो जाएं। एक क्लास से हमारे पास 1 है और दूसरी क्लास हमारे पास -1 है। तो हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन में फ़र्क क्या है? लीनियर जो है वो कॉन्टिन्यूस के अंदर प्रेडिक्ट कर रहा है, लॉजिस्टिक जो है वो हमारे पास डिस्क्रीट नंबर्स को प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉब्लम हमने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है लीनियर रिग्रेशन से। लीनियर रिग्रेशन के लिए हमने ये वाली इक्वेशन यूज़ की थी, या हमने अगर मल्टीपल यूज़ किए थे तो हमने कहा था b0 x0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 टिल bn xn। अब क्योंकि हमने इस पॉइंट के ऊपर ये यहाँ तक कॉन्टीन्यूस प्रेडिक्ट हो रहा था, तो अब हमने कॉन्टीन्यूस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है। तो वो हम किस तरीके से करते हैं कि हमें अब इस वैल्यू को 0 या 1 या दूसरे केस में 1 और -1 के अंदर कन्वर्ट करना है। परसेप्ट्रॉन भी हम इसके लिए एक लफ्ज़ बोलते हैं, परसेप्ट्रॉन। वो हमारे पास क्या रिजल्ट दे रहा है कि अगर हमारे पास ये सम, जो ये हमारे पास पूरा समेशन आ रहा है, ये समेशन का रिजल्ट अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो, ये सारा रिजल्ट ग्रेटर देन 0 हो, तो हम कह रहे हैं कि क्लास 1 या y इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए। और अगर ये सम जो है वो लेस देन 0 है तो ये सम जो है हमारे पास -1 हो जाना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। सर एक बार फिर एक्सप्लेन कर दें। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या काम करता है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का काम है कि ये लीनियर रिग्रेशन को क्लासिफिकेशन की तरह डिस्क्रीट नंबर में कन्वर्ट करता है। अब डिस्क्रीट नंबर्स क्या हैं? जो एक आपके पास फिक्स वैल्यूज़ हैं। सबसे पहला केस जो हम देखते हैं वो बाइनरी केस है जिसमें दो क्लासेस हो सकते हैं। दो क्लासेस हैं तो हम ये कह रहे हैं कि एक क्लास से ये इस लाइन से जो हमारे पास डिवाइडर आना चाहिए उससे लो हो, एक उससे हायर हो। अब ये हमारे पास सम था टोटल जो हमने लीनियर के अंदर रखा था, या ये वाला इसको हम कह सकते हैं mx प्लस सी। ये हमारे पास टोटल सम था। हम ये कह रहे हैं कि रिजल्ट आना चाहिए, अगर सारे के सारे इसके ऊपर वैल्यू एग्जैक्ट मैच आउट कर रहे हैं तो रिजल्ट आना चाहिए 0। सारे के सारे उसी के ऊपर लाइन के ऊपर लाया आउट कर रहे हैं।
अगर वो लाइन से ऊपर लाई कर रहे हैं तो सम जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हम उसे कह दें कि ये वैल्यूज जो हैं वो 1 है, डिस्क्रीट है, हालांकि वो न्यूमेरिक वैल्यू थी, लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर वो सारा सम पॉजिटिव है तो वैल्यू ए क्लास है, वो सारा सम नेगेटिव है तो वो एक दूसरी क्लास बन जाएगी। तो हमने इसके लिए क्या अजम्पशन ली कि ये सारे पॉइंट्स उस वक्त लाए कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये बी एक्स वाला सम जो है, सारा सम जो होके आ रहा है, ये इक्वल टू 0 पे आना चाहिए। अगर तो लाइन के ऊपर मैच करें तो रिजल्ट 0 हो, लाइन से ऊपर हो तो हम क्लास 1 कह दें, अगर लाइन से नीचे हो तो वो क्लास 2 कह दें। एक ही नंबर से हम दो हिस्सों के अंदर उसको डिवाइड आउट करें। अब डिवाइड आउट करने के लिए हमारे पास हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें कुछ फंक्शन चाहिए, कुछ एक्टिवेशन इस तरह का चाहिए कि हम उसको, इस सम को कैसे कन्वर्ट आउट, हम इस सम को किस तरीके से कन्वर्ट आउट करें। तो हमारे पास परसेप्ट्रॉन में जो ओरिजिनल मेथड था उसमें क्या तरीक़ाकार है कि हम इस सम को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक से एक सिग्मा के साथ। अब इस सिग्मा का काम क्या है, इस सिग्मा का काम हमारे पास ये है कि रिजल्ट को इसने 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट करवाना है। अब ये इसने कन्वर्ट किस तरीके से करना था, तो हमने पहले तो अज्यूम यही किया हुआ है कि ये टोटल रिजल्ट जो है सिग्मा बी ऑफ एक्स, ये हमारे पास 0 वैल्यूज आनी चाहिए। अब मैं इक्वेशन को थोड़ा सा दोबारा लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हों। अब मैं y लिखने की जगह z लिख रहा हूँ, इक्वेशन उसी तरह लिख रहा हूँ कि y इक्वल टू mx प्लस ई लिखने की जगह इसका नाम रख दिया मैंने z। y दोबारा लिख रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ कि ये कोई फंक्शन है, जैसे सिग्मा फंक्शन है या कोई भी फंक्शन है जिसमें मैं ये वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ और वो मुझे रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है क्लास 1 या क्लास 2। क्लास 1 क्या है कि मेरे पास आंसर आना चाहिए पॉजिटिव 1। सर ये सिग्मा वाले क्लास से 2 थोड़ा है, सा आगे दोबारा एक्सप्लेन कर दें। मैं दोबारा कर देता हूँ। सिग्मा क्या है, एक फंक्शन है। मैं कोई भी काम करना चाह रहा हूँ, कुछ भी ऐसा फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ कि न्यूमेरिक वैल्यू को, जो कॉन्टीन्यूअस वैल्यूज थी, कॉन्टीन्यूअस वैल्यूज को डिस्क्रीट वैल्यूज के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोबारा सुन लें, ये जो इक्वेशन थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये मेरे पास क्या रिजल्ट लेके आ रही थी, कॉन्टीन्यूअस नंबर्स लेके आ रही थी। अब कॉन्टीन्यूअस नंबर्स जो हैं वो मेरे पास क्लास में शामिल नहीं हो सकते। अब वो तो यार 2.3 हैं, 2.4 हैं, 2.5 हैं। मैं एक कट लगाना चाह रहा हूँ कि मैं डिवाइड करूँ कि एक थ्रेशहोल्ड से ऊपर वैल्यू जो है वो क्लास 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई थ्रेशहोल्ड से नीचे वैल्यू जो है वो क्लास 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने ये थ्रेशहोल्ड को कोई भी नाम दे सकते हैं, सिग्मा कह रहे हैं, इसे फंक्शन कह रहे हैं, ठीक है। मकसद ये है कि मैं एक थ्रेशहोल्ड जो इस केस में ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के मुताबिक 0 है, उस 0 से ऊपर वैल्यू आए तो रिजल्ट मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर ये फंक्शन चेक करे कि रिजल्ट जो है, जो ये वाला z की वैल्यू है, वो अगर 0 से कम है तो आंसर -(-1) दे दे। क्लियर हुई ये चीज़? यस सर, लेकिन सर सिर्फ ये बता दें, जो थ्रेशहोल्ड हम रखेंगे वो अपनी मर्जी का भी हम रख सकते हैं या सिर्फ 0 ही रखना है? हम अपनी मर्जी का भी रख सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल आइडिया है मैं आपको बताता हूँ उसके लिए क्यों 0 रखा गया। यस सर। ठीक है, ओरिजिनल हमारे पास आइडिया ये है कि ये हमारे पास वैल्यूज है x, मैं इस दफ़ा इसको नाम दे रहा हूँ f ऑफ x का।
ठीक है, और ये x हम कह रहे हैं, इधर f ऑफ x कह देता है कि हमारे पास ये y थी वैल्यू, यहाँ हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं और यहाँ हमारे पास दूसरे कुछ पॉइंट्स हैं। मेरा टारगेट क्या है कि मैंने हमेशा इनके अंदर ऐसे लाइन लगानी है या इस तरह लाइन लगानी है कि ये दोनों क्लासेस सेपरेट हो जाएं। तो सबसे पहला मैंने काम क्या किया, मैंने कहा कि ये जो mx प्लस c वाली वैल्यूज आ रही हैं, जो ये y हमारे पास ओरिजिनल या fx जिसको हम नाम दे रहा हूँ मैं, कि जो ये वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं इसको होना चाहिए 0 के बराबर। 0 के बराबर क्यों मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एक x का वेक्टर है, ठीक है, एक x का वेक्टर है, दूसरा वेक्टर मेरे पास क्या है, इसके टोटली 90 डिग्री के ऊपर m का वेक्टर है। c भी जो है वो अभी हम m1 और m0 कर रहे हैं इसको, कि ये वेक्टर जो है जिसमें m0 और m1 मौजूद हैं, ये इसके डायरेक्टली परपेंडिकुलर होना चाहिए। डायरेक्टली परपेंडिकुलर होने पे हमारे पास क्या है, अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं या हम कोसाइन लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि 90 डिग्री के ऊपर रिजल्ट क्या आता है, 0। ठीक है, तो हम ये ले रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट ये परफॉर्म हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट भी यही है हमारे पास, समेशन ऑफ m x और m, ठीक है, ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट भी यही समेशन का एंड रिजल्ट हमारे पास लेके आ रहा है। अब ये वैल्यू 0 होने के मुराद ये है कि m जो है डायरेक्टली परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, x के ऊपर। अब इसके अंदर मैं काम क्या करना चाह रहा था कि मेरे पास स्टार्ट में कोई भी एक लाइन लगती है, तो ये लाइन यहाँ पे मौजूद है, मैं वैल्यू को चेक करूं। अब वैल्यू जो मेरे पास f ऑफ x की वैल्यू आएगी वो कोई एक और वेक्टर बन जाएगा, वो क्या होगा, m और x का प्रोडक्ट होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब जब ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कोई वैल्यू लेके आएगा तो हमारे पास इसका कोई रिजल्ट आएगा। अब मुझे इसकी बेसिस पे क्या करना है, जो ये m वाली वैल्यू है इसको अपडेट करना था। अब रिजल्ट अगर मेरे पास एक्चुअल पॉजिटिव है लेकिन रिजल्ट नेगेटिव आ गया, अगर तो ठीक आया तो फिर तो मुझे कुछ नहीं करना, लेकिन अगर मेरे पास रिजल्ट ठीक नहीं आया तो मैंने ये लाइन, जो ये ड्रॉ लाइन हो रही थी, इसको मूव करना, इसको लेफ्ट या राइट डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। से मेरे पास ये एंगल बना है, ये x है, ये m है, ये m डॉट x जो है वो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है, ये इसको मैं f का नाम दे देता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है कि इस m को एडजस्ट करना है कि लाइन पहले ये थी और mx जो लाइन वो मेरे पास ये बन गई, तो मुझे एडजस्ट करने के लिए यही mx m माइनस m डॉट x या m माइनस f जो है वो परफॉर्म करना है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, यही चीज़ इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आए, तो मेरे पास जो नया m की वैल्यू बनेगी वो एक इस तरीके से इस एंगल पे ये डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया, कि पहले ये बिल्कुल स्ट्रेट पे मौजूद था m की वैल्यू, अब मेरे पास इस एंगल के अंदर डायरेक्शन चेंज हुई है, तो क्योंकि ये अब परपेंडिकुलर है, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ को तो हर सूरत में 0 के बराबर हमने रखना है, तो ये किसके परपेंडिकुलर है, ये हम अब लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर आ जाएगा। पहले ये बिल्कुल इस लाइन में था, तो अब हमारे पास ये लाइन जो है ये पहले इस अंदाज में थी, तो लाइन थोड़ी सी अप शिफ्ट हो जाएगी। तो मीन्स मतलब ये हमारे पास है कि हमने पॉजिटिव या नेगेटिव होने पे इस प्रोडक्ट के ऊपर m की वैल्यू, जो हमारे पास स्लोप्स की वैल्यूज हैं, इनको लेफ्ट या राइट हमने मूव करना है। ठीक आ गया, वैल्यू ठीक आ रही है, पॉजिटिव आ रही है,
आनी नेगेटिव चाहिए थी, हमने उसको इस साइड पर डायरेक्शन मूव किया, थोड़ा सा अपवर्ड। इस अंदाज का मतलब ये है कि अपवर्ड मूव कर रहे हैं। अगर गलत आ गया, ये वाला पॉइंट गलत हुआ, तो हम इस एंगल को, इस स्लोप्स को डाउनवर्ड मूव करें। तो हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब ये एडजस्टमेंट हमारे पास क्यों हासिल हो सकी? क्योंकि हमने ये जो डॉट प्रोडक्ट था, हमने ये रखा हुआ था कि लाइन क्योंकि सारे पॉइंट ऊपर रहेंगे तो ये जीरोस का रिजल्ट देगा, और एक क्लास इससे ऊपर होगी इस लाइन से, और एक क्लास जो है इससे इससे नीचे होगी। तो एक साइड पे +1 और एक साइड के ऊपर हमने इसको -1 करार दिया। अब क्लियर है? सर ये जो यस m की सर। वैल्यू है ये हर एक इंस्टेंस के लिए अलग अलग होगी या स्पेसिफिक होगी सब इंस्टेंसेस के लिए? अब हमने जब ये कहा था कि ये वैल्यू है हमारे पास m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn, तो ये हर एक जो वेरिएबल, इनपुट वेरिएबल आ रहा है, उसके साथ ही अपनी अलग स्लोप है। अब क्योंकि ये हमने सारी एक ही अरे में ली हुई, m1 m2 mn, या इसको हम एक अरे या वेक्टर की फॉर्मेट में ले रहे हैं, तो ये हमारे पास पूरा एक वेक्टर बन जाता है। उस वेक्टर के अंदर मल्टीपल ऑप्शन है, लिस्ट की तरह आप इसको यूज कर रहे हैं। सर अगर हम जीरो के लिए डॉट प्रोडक्ट के लिए अगर हम m को चेंज कर रहे हैं mx के अगेंस्ट, तो क्या y के अगेंस्ट उसकी वैल्यूज चेंज नहीं होंगे f ऑफ x के अगेंस्ट? तो y हमारे पास चेंज हो रहा है, हर दफा होने के बाद y की वैल्यू चेंज हो रही है। क्योंकि ओरिजिनल हमारे पास क्या था, जब लीनियर रिग्रेशन हम देख रहे थे तो हमने क्या कहा था, mx प्लस सी। mx प्लस सी में भी हमारे पास जब जब तक हम m और c की वैल्यू को चेंज करते रहे थे, y की वैल्यू भी चेंज होती रही थी। और हमारा टारगेट, हम ये किस बेस पे चेंज कर रहे थे, अगर आपको याद हो, तो हम ये कह रहे थे y और y प्राइम के डिफरेंस पे, कि y ओरिजिनल था और y प्राइम वो है जो ये m और c की वैल्यू इनपुट करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है और जो लाइन बनाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, हम चेंज कर रहे हैं, वैल्यूज को हमने चेंज करना है जिसकी बेस पे लाइन चेंज होगी। जो जब हम ये कह रहे हैं y की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एक्चुअली वो ये लाइन चेंज हो रही है, जो लाइन सेपरेट कर रही है दो डिफरेंट क्लासेस के को। अब क्लियर है? यस सर। और दूसरी चीज है कि सर जब हम कंटीन्यूअस वैल्यूज को डिस्क्रीट में चेंज कर रहे हैं बेसिस ऑफ हेलो, थ्रेशोल्ड, तो क्या एरर आने के चांसेस नहीं है क्योंकि हम तो एक पोर्शन उसका स्किप कर रहे हैं? जरा ऊंची आवाज में बोलिएगा। शोदेव सर आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो हम कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेशोल्ड, तो उसमें तो हम जब कॉन्टिन्यूस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक पोर्शन तो हम स्किप कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज हम 2.4 को डिस्क्रीट करके 2 कर रहे हैं, तो वेयर इज दैट 0.4? अच्छा, अब हमने इस वक्त बाइनरी कन्वर्ट किया, एक ध्यान में ये रहना चाहिए। अभी हमने मल्टी क्लास पे नहीं गए, अभी हम दो क्लासेस के दरमियान में कर रहे हैं कि अब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पे कर, ठीक है, कि वैल्यू जो है वो या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यस सर। हमारी लाइन, हम ये बनाना चाह रहे हैं कि हमारी लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है वो है mx इक्वल टू 0, और जितने पॉइंट इससे ऊपर होंगे वो एक क्लास होगी, और जितने पॉइंट इससे नीचे होंगे इस लाइन से वो दूसरी क्लास होगी। तो वो क्योंकि हमने इक्वल टू 0 पे रखा है, तो हम ये कह रहे हैं जो पॉजिटिव है वो क्लास 1, जो पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, वो क्लास 2। यस सर। अब ठीक है, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव कर रहे हैं, अभी हमने 2 और 2.5 के दरमियान में नहीं वैल्यूज ऐड करी। सही है सर। ठीक है, हम करना वही काम चाह रहे हैं कि वैल्यूज को डिस्क्रीट कर दें। डिस्क्रीट कब होती हैं, जब आप कॉन्टिन्यूस से उसको फिक्स नंबर के ऊपर कन्वर्ट कर लें। अब फिक्स नंबर मैं दो ही रखना चाह रहा हूँ फिलहाल, +1 और -1, कि जो मर्जी वैल्यू है, पॉजिटिव है तो +1, जो मर्जी नेगेटिव वैल्यू है तो वो वैल्यू हो जानी चाहिए -1। ओके सर, मतलब हम वैल्यू को देख रहे हैं फिलहाल हम उसकी कन्वर्जन। जी। ओके सर।
ठीक है, वैल्यूज हम सिर्फ इसी बात पे चेंज कर रहे हैं कि इस सारी वैल्यूज लाइन के ऊपर जो है वहाँ रिजल्ट 0 है, लाइन से ऊपर रिजल्ट पॉजिटिव है इस पूरे सम का। तो ये हमारे पास सम है। अगर तो पॉजिटिव क्लास होगी तो ये सम जो आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। अगर दूसरी क्लास है तो ये सम जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। दो हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। फिर जो पॉजिटिव थे उसको हमने +1 कह दिया और जो नेगेटिव थे उनको हमने -1 कह दिया, इररेस्पेक्टिव कि उनकी क्या वैल्यूज। ठीक हो गया? यस सर। सर यहाँ पे हमारे पास ये जो वेरिएबल्स को हम एक क्लास से दूसरी क्लास में ऑन द बेसिस ऑफ +1 -1 रख रहे हैं, तो अगर हम ये इस तरह से क्यों नहीं कर सकते कि एक वेरिएबल हमारे पास अगर क्लास बन गया तो हम उसे क्लास 1 में ही आइडेंटिफाई करें, इंस्टेड ऑफ कि अगर उसकी वैल्यू +1 आ रही है तब हम उसे क्लास 1 में रखें। दोबारा बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। सर इस केस में तो हम वैल्यू वेरिएबल्स का सम को कर रहे हम हैं और वैल्यू की बेसिस पे उसे क्लासेस में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखिए, अब पहली क्लासेस बना लेते हैं कि ये एक एक चीज ध्यान में रखनी है आप लोगों ने कि हम जो है वो काम उसी तरीके से ले रहे हैं जिस तरीके से लीनियर रिग्रेशन कर रहे थे। ठीक है, जिस तरीके से लीनियर रिग्रेशन कर रहे थे हमने काम उसी तरीके से ही परफॉर्म करना है। पहले हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं कुछ भी वैल्यू प्रिडिक्ट होके आ सकती थी जब हमने ये वैल्यू लिखी हुई थी mx+c। इस पोर्शन को हमने नहीं छेड़ा। तो इस छेड़ने में क्या हो रहा था कि इनपुट ये था, आउटपुट वैल्यू ये थी, ये इनपुट है, ये हमारे पास आउटपुट है। ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं जिन्हें हम अगर मॉडल में ट्रेन कर लें तो ये ठीक वैल्यूज को प्रेडिक्ट कर रहे थे। ये सारा काम हमने लास्ट क्लास लीनियर रिग्रेशन में देखा था। ठीक है, यस सर। अब ये वैल्यू जो थी ये कुछ भी हो सकती थी। y की वैल्यू मतलब माइन नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, और 2.3 2.4 कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। लास्ट टाइम भी हमने टेस्ट करके देखा था। अब जो मॉडिफिकेशन ये की गई है अब कि ये एक बहुत बड़ी वैल्यूज हो सकती है, कॉन्टिन्यूस हो सकती है। क्लासेस हमारे पास डिस्क्रीट हैं। फिर मैं कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि ये हाँ क्लास, ये स्टूडेंट एक्स जो है वो जो है वो क्लास में टॉप करेगा या नहीं करेगा, यस या नो। अब आपके पास क्वेश्चंस क्या हैं, वो यस या नो है। CGPAs जो हैं वो आपके पास वो 0 से लेके 4 तक जा सकते हैं, 3.7 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है। लेकिन टॉप करेगा या नहीं, ये हमारे पास यस या नो है। या पास या फेल, दूसरे केस में हम ये कह सकते हैं पास है या फेल है। अब ये पास फेल यस नो जो है वो डिस्क्रीट हैं। यस सर। ये CGPA जो है वो आपके पास एक कॉन्टिन्यूस नंबर्स के तौर पे आ रही हैं। अब यस सर। वाई पहले हमने प्रेडिक्ट किया था तो हमने CGPA या मार्क्स हमने प्रेडिक्ट कर लिए थे कि ये पुराने मार्क्स को देख के नए कितने मार्क्स ये प्रेडिक्ट आ सकता है। यहाँ पे हम प्रेडिक्ट ये कर सकते हैं कि पहले पिछले डाटा को देखते हुए कि इस दफ़ा ये पास करेगा या फेल करेगा, या टॉप क्लास में करेगा या टॉप क्लास में नहीं करेगा। अब ये रिजल्ट यस नो क्लास 1 या क्लास 2 है। अब ये क्लास 1 पास हो सकता है, क्लास 1 है, फेल जो है वो क्लास 2 है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास नंबर जो है, जो ये समेशन मैं कह रहा हूँ mx जो आना चाहिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, तब मुझे पता लगेगा कि ये क्लास 1 में एग्जिस्ट करता है। ये अगर नेगेटिव आ जाए तो ये क्लास 2 में आना चाहिए, या -1 इसका लेबल लगा हुआ आना चाहिए। कि जब अगर इसके साथ +1 लिखा हुआ आ जाए तो ये पास है, -1 लिखा हुआ आ जाए तो ये फेल है। ये फेल है। ठीक है, तो काम हम सारा वही लीनियर रिग्रेशन की तरह कर रहे हैं, कोई मॉडिफिकेशन ज़्यादा नहीं की। सिर्फ ओके ये है सर। कि इस रिजल्ट को हमने कॉन्टिन्यूस से डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना। उसके लिए हम एक लफ्ज़ बोलते हैं एक्टिवेशन, या एक्टिवेट कर देना, या एक्टिवेशन पे लेके आना। अब वो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है,
एक तो हमने ये देखा कि किसी भी नंबर के साथ सिर्फ ज़ीरो के साथ हम मैच आउट कर लें, नंबर्स को सिर्फ ज़ीरो के साथ मैच आउट कर लें। दूसरा मेरे पास एक प्रॉब्लम ये हो सकती है एक और कि मैं +1 और -1 में नहीं देखना चाह रहा, मैं देखना चाह रहा हूँ 1 है या 0 है। यस सर। ठीक है, कि मेरे पास आंसर या 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। कि अब इसी टर्म की बेस पे कि वैल्यू जो है 1 है तो इसका मतलब है सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया। 0 है, आउटपुट अब आपके पास 0 आ रही है तो सिस्टम जो है वो एक्टिवेट नहीं हुआ। अब यहाँ कॉन्सेप्ट आपके पास आता है न्यूरॉन का। बायोलॉजिकल न्यूरॉन से इन्होंने कंसेप्ट ये लिया कि हमारे पास अगर रिजल्ट 1 है तो इसका मतलब है कि जो हमारा सिस्टम जिसे मैं कह रहा था वो न्यूरॉन है, वो न्यूरॉन जो है वो एक्टिवेट हो गया है, रिजल्ट आउटपुट के तौर पे दे रहा है। दूसरा केस हमारे पास ये है कि उसने 0 रिजल्ट होने का मतलब है कि न्यूरॉन जो है वो एक्टिव नहीं हुआ, उसमें कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई, इस वजह से उससे कोई रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। हालांकि दोनों केस में हमारे पास रिजल्ट हासिल हो रहा है, या इस साइड पे है या इस साइड पे, क्लास 1 में है या क्लास 2 में, लेकिन हमने उसका नाम एक्टिवेशन की वजह से दे दिया कि ये क्लास 1 है तो इसका मतलब है कि एक्टिवेट हो चुका है, और क्लास नेगेटिव या 0 है तो हमारे पास न्यूरॉन जो है वो एक्टिव नहीं हुआ। अब इसके लिए जो हमारे पास एक्टिवेशन फंक्शन है वो एक दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सिग्मॉइड। सिग्मॉइड फंक्शन क्या करता है कि अगर मैंने सिग्मॉइड ऑफ v कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो क्या करता है 1 / एक्सपोनेंट -v, ये इसका फार्मूला है, और ये वैल्यूज को कन्वर्ट कर देता है 1 और 0s के दरमियान में। जैसे मैं पहले कह रहा था कि अगर मुझे मालूम हो जाए कि रिजल्ट जो है वो 0 या ये 0 से ज़्यादा या 0 से कम है तो वो एक पे पॉजिटिव और एक पे -1 कर दे। तो सिग्मॉइड पहला काम ये करता है कि ये वैल्यूज को 0 और 1 की रेंज में ले आता है, इंस्टेड के वो पॉजिटिव और नेगेटिव में रहें। अब इधर हम थ्रेशोल्ड लगा सकते हैं 0.5 के ऊपर। 0.5 पे थ्रेशोल्ड लगाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी वैल्यूज हायर साइड पे 1 की तरफ जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूरॉन जो है या लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो एक्टिवेट हो गया और रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, क्लास 1 को प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरी केस में अगर 0.5 से वैल्यूज लोअर है, 0.5 से वैल्यूज लोअर है तो हम ये कह रहे हैं कि क्लास जो है वो 0 है, ये क्लास 2 है, और इस दर जो है वो न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं हुआ। अब चीज़ क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, मैंने सिर्फ उसकी रेंज चेंज कर दी। पहले रेंज आ रही थी पॉजिटिव और नेगेटिव्स के अंदर कि समेशन जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में आ सकता है, उसको एक और फंक्शन लगा दिया मैंने कहा सिग्मॉइड के साथ अगर अटैच कर दें तो फिर हमें 0 पे चेक करने की जगह हम 0.5 पे चेक कर सकते हैं, और तमाम वैल्यूज जितनी बड़ी मर्जी मैक्सिमम वैल्यूज हों, ये v की वैल्यू जो है इनफाइनाइट तक बेशक चलती चली जाए v की वैल्यू, तो भी रेंज जो है वो 0 और 1 के दरमियान में आएगा, और हम उसकी बेसिस के ऊपर बड़े आराम से बता सकते हैं कि 0.5 से हायर है तो क्लास 1, 0.5 से लोअर साइड पे है तो क्लास 2 पे आ जाएगा। ओके सर। अच्छा, अब मेरे पास डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बन रहा है
कि ये मेरे पास ओरिजिनल वैल्यूज हैं, इनमें मेरे पास M1 M2 Mn ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है उसको मैंने कहा कि ये एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ अप्लाई होगा इसके ऊपर। ये z हो गया मेरे पास, इस z के ऊपर मैंने एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया, तो रिजल्ट मेरे पास y प्राइम, या जिसको मैं a भी बोल सकता। अब मेरे पास लॉस फंक्शन की चेक करना है। लॉस फंक्शन मुझे उसी तरीके से मालूम करना था, या कॉस फंक्शन। सर ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन और परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम ये तो टोटली फिर सेम है इस हिसाब से? जी सेम है, सिर्फ ये फ़र्क आ रहा है कि हम उसके अंदर क्या किस बेस के ऊपर थ्रेशोल्ड लगा रहे हैं, उस पर एक्टिवेशन क्या अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक नाम क्यों पड़ा, ये सिग्मॉइड फंक्शन यूज करने की वजह से। अदरवाइज आइडिया वही है हमारे पास परसेप्ट्रॉन वाला, सिर्फ हमने देखना है कि हमने कट किस तरह लगाना है। काम वही है कि दो क्लासेस के दरमियान में कट लगाना है, कि एक सारी एक साइड पे रह जाएं और दूसरी सारी दूसरी साइड पे रह जाए। हमने कट लगाना है। अब वो कट कैसे लगाना है, वो ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं। परसेप्ट्रॉन में हमने कहा था कि ये जीरो के ऊपर लगाए, पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर हो जाए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या कर रहा है, वो ये काम जीरो पे लगाने की जगह सिग्मॉइड फंक्शन यूज कर लेता है। सिग्मॉइड फंक्शन क्या, जो भी वैल्यूज आए, ये z की वैल्यू जो भी हमारे पास वैल्यू आए उसको कन्वर्ट कर देता है 0 और 1 की रेंज में, और यहाँ आप 0.5 के थ्रेशोल्ड से 2 के अंदर डिवाइड आउट कर सकते हैं। अब आइडियल केस क्या होगा कि हर कोई परफेक्टली इसके ऊपर एग्जैक्ट फिट हो जाए, तो जो जितनी पॉजिटिव क्लास है वो 1 पे एग्जैक्ट 1 पे आएंगी, और जिससे दूसरी क्लास थी वो एग्जैक्टली जीरोस पे आएंगी। लेकिन अगर कुछ एम्बिग्युइटीज मौजूद हैं तो वो 0.5 की तरफ मूव करना शुरू हो जाए। जितने वो 0.5 के करीब होंगी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं है। आइडियल उसी वक्त होगा जब आपके पास सारी वैल्यूज 1 पे या सारी वैल्यूज 0 पे। लेकिन स्टिल क्योंकि हम थ्रेशोल्ड पे कट आउट लगा रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूज जो हैं वो 0.5 से अबव एक क्लास, 0.5 से अबव लेस क्लास। और सिग्मॉइड फंक्शन अगर आप देखेंगे तो वो इस तरह का फंक्शन आपके पास एक एस शेप सा बना हुआ नजर आता है, जो तकरीबन अगर 0.5 अगर आप देखें तो बहुत मामूली से होंगे, जो 0.5 से लार्जर होंगे लेकिन 1 से बहुत दूर हों। इसी तरीके से जो 0 से कम हो या 0 से ज़्यादा हो लेकिन बहुत करीब हो 0.5 के, वो भी वैल्यूज कम होंगी, मेजॉरिटी जीरोस के ऊपर आ जाएंगी, तो एक एस शेप जो है वो आपके पास बन जाता है। इसी तरह एक और फंक्शन भी होता है जिसमें टेंजेंट को यूज किया जाता है, तो सिग्मॉइड फंक्शन की जगह टेंजेंट फंक्शन जो है वो भी अप्लाई आउट किया जा सकता है। लेकिन आज जो हम क्लास के अंदर देख रहे हैं वो सिग्मॉइड फंक्शन के साथ है। क्लियर है? यस। अच्छा, अब लॉस फंक्शन, लास्ट टाइम हमने कहा था हम कौन सा चेक कर रहे थे, मीन स्क्वेयर्ड एरर चेक कर रहे थे। यहाँ पे जो सिग्मॉइड फंक्शन के लिए हमें जो यूज़ करना है वो है, या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में वो है हमारे पास क्रॉस एंट्रोपी। अगर हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूशन हो, दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हों, तो उनके दरमियान में एम्बिग्विटी कितनी मौजूद है उसको ये क्रॉस एंट्रोपी चेक करता है। एम्बिग्विटी होने से मुराद क्या है कि हम कह रहे हैं कि ये दो क्लासेस डिफरेंट हैं, लेकिन हो सकता है वो सारी एक ही हों, हम गलती से दो समझ रहे हों। तो अगर हम गलती से दो समझ रहे हैं तो ये आपस में सारी मिक्स हों, तो रिजल्ट क्रॉस एंट्रोपी का रिजल्ट जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो मिक्सचर की तरफ होगा।
यानी कि वो वैल्यू क्रॉस एंट्रोपी हाई है, तो इसका मतलब है कि रिजल्ट जो हैं वो सारे आपस में मिक्स हैं, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। क्रॉस एंट्रोपी का रिजल्ट ज़ीरो की तरफ होना शुरू हो जाए, क्रॉस एंट्रोपी का रिजल्ट ज़ीरो हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों क्लासेस या दोनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो दोनों अलग-अलग हैं, उनके दरमियान में किसी भी किस्म की एम्बिग्विटी मौजूद नहीं। अब इसका फार्मूला क्या है, ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो ये हमारे पास कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, y इंटू log ऑफ 1 माइनस वाई प्राइम माइनस 1 माइनस वाई log ऑफ 1 माइनस वाई प्राइम, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह देते हैं i इज इक्वल टू 1 टू 2 माइनस वाई आई इंटू log ऑफ 1 माइनस वाई प्राइम आई, इन सब का ये सम हो गया कि अपनी वैल्यू ये है हमारे पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी, रिजल्ट जो था, और ये y प्राइम जो है वो हमारे पास प्रिडिक्टेड रिजल्ट है। ये हमने ये यहाँ पे राइट डाउन किया है। अब वैल्यूज़ को अपडेट कैसे करना है, लास्ट टाइम भी हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था लॉस फंक्शन का। लीनियर रिग्रेशन को जब हम ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू सॉल्व आउट कर रहे थे तो हमने सॉल्व करना था, डेरिवेटिव ले लिया था हमने लॉस फंक्शन पे। अब लॉस फंक्शन किधर है, इसकी y और y प्राइम के इस पे हम कह रहे हैं, इसका नाम रख देते हैं एल रख देते हैं। तो अब हमने अपडेट किस तरीके से करना थी वैल्यूज़, तो लास्ट टाइम भी हमने कहा था m इक्वल टू जो पुरानी m की वैल्यू है माइनस अल्फ़ा डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू m, हमने कर दिया था कि जो भी एम आई की वैल्यू है उसकी बेसिस के ऊपर डेरिवेटिव लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लें, मल्टीप्लाई करें उसको स्टेप कॉस के साथ, फिर जो इफेक्ट आ रहा है वो इस m में से सब्ट्रैक्ट करें। अभी लास्ट में मैंने जब आपको कहा था अभी बताते हुए परसेप्ट्रॉन में हमने सिंपली इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कि कोई भी स्टेप वैल्यू अगर स्टेप ना भी लें तो एम आई माइनस एफ या एक्स जो है वो हमने इसके साथ सब्ट्रैक्ट करके इस एम वैल्यू को एडजस्ट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखें, अब ये हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा। लॉस फंक्शन हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है, तो लॉस फंक्शन का क्रॉस एंट्रोपी का हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या निकल के आता है, वो वैल्यू हमें मिलती है क्रॉस, पहले हम कर लें एल, और इसके अंदर वैल्यू सिर्फ दो हैं, y है और y प्राइम है, तो हम लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्राइम। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है y प्राइम माइनस y डिवाइडेड बाय वाई आई इंटू 1 प्राइम 1 माइनस वाई आई। अब इसमें ये हमारे पास लास्ट वाला फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया। उससे पहले हमारे पास ये y प्राइम या y या a मौजूद है, इसका हमारे पास या सिग्मॉइड फंक्शन जो है, क्योंकि ये सिग्मॉइड फंक्शन से कैलकुलेट होके आया है, तो इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास वैल्यूज निकलती है डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास, क्योंकि ये मैं एक दफ़ा दोबारा लिख लूँ, a इज इक्वल टू 1 ओवर a ऑफ z इक्वल टू 1 प्लस e माइनस c। तो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू z आया,
तो ये इसका रिजल्ट जो है वो हमारे पास आता है y प्राइम इंटू 1 माइनस y, और लास्ट में जो हमारे पास खाली z था यह खाली m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस mn xn जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था, इसको हम कैलकुलेट करें तो dv बाय mi, तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है कि जिस mi के अगेंस्ट हम चेक कर रहे होंगे तो उसी का xi जो है वो वैल्यू हमारे पास आएगा। तो अब वाया चेन रूल हम कंप्लीट डेरिवेटिव लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, डेरिवेटिव ऑफ आउटपुट जो लॉस है विद रिस्पेक्ट टू m जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। पहले इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू और मल्टीप्लाई बाय xi में चलो यहाँ लिख लेते हैं। तो रिजल्ट आपके पास जो आया है, क्लियर कर लेते हैं इसको। तो रिजल्ट आपके पास जो आया है डेरिवेटिव का टोटल वो आपके पास आया y प्राइम माइनस y इंटू xi। अब हम इस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रेडियंट डिसेंट में अप्लाई करते वक्त जब भी हम m की वैल्यूज़ को अपडेट करने जाएं, अल्फा इंटू दीज वैल्यूज। अब ज़रा कोड में हम चेक कर लेते हैं कि ये किस तरीके से होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ज़रा कोड में हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले मेरे पास डाटा सेट को मैं देख रहा हूँ, डाटा सेट मेरे पास किस किस्म का है। आयरस है, फूल की पत्तियों का एक डाटा सेट बहुत मशहूर है, क्लासिफिकेशन के लिए नेट पे अवेलेबल है। तो इसमें 3 किस्म के डिफरेंट फूल या पत्तियों की जो है सैंपल दी हुई हैं। 150 उसकी टोटल हैं, 3 किस्म दी हुई हैं। अभी पहला केस में मैंने क्या किया है, उसमें से पहले 100 जो कि 2 क्लासेस, एक सिटोसा और एक वर्सी कलर जो हैं, ये हमें पिक कर लेते हैं। अब इधर इसमें पैरामीटर्स हमारे पास क्या हैं, एक्स की वैल्यू कि उसके पत्ते की लेंथ, पेटल लेंथ जो है, सेपल विड्थ और सेपल लेंथ कितनी है, पेटल विड्थ और पेटल लेंथ कितनी है, ये 4 हमारे पास उसके फीचर्स हैं। और एक हमारे पास क्लास की वैल्यू है। से मैं ये कहता हूँ कि ये पहली क्लास मेरे पास क्लास 0 है और ये दूसरी क्लास जो है ये क्लास 1 है। अब मैं नेक्स्ट टाइम जो प्रिडिक्ट करना चाहता हूँ कि मेरे पास इन 4 की कोई वैल्यूज़ आ जाएं, तो उसकी बेसिस पे मैं प्रिडिक्ट करूं कि मेरे पास ये सिटोसा प्रिडिक्ट होगा या वर्सी कलर जो है वो प्रिडिक्ट होगा। इनपुट मेरे पास ये 4 वैल्यूज़ रहनी चाहिए। तो अब सेम उसी तरीके से मैंने पहले वो पिक कर लिया, हेड चेक कर लिए कि पहले 5-6 वैल्यूज़ जो हैं वो मैं उसे चेक कर लूँ, सिस्टम थोड़ा सा एग्जीक्यूट हो जाए। ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया कि फॉर्मेट किया है, मेरे पास 100 टोटल रोज़ हैं, 5 कॉलम्स हैं, 4 जो हैं मेरे पास फीचर्स हैं और 5th जो है कॉलम जिसके अंदर मेरे पास क्लास है।
लेकिन क्लास मेरे पास जो है वो स्ट्रिंग के तौर पे लिखी हुई है, 0 और 1 के फॉर्मेट में नहीं लिखी हुई, जो कि मैंने अभी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखा था। तो मुझे इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये 0 और 1 की फॉर्मेट में आ जाए। तो 0 और 1 की फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एक और लाइब्रेरी है sklearn, उसमें मैं जितनी भी इसकी यूनिक वैल्यूज़ थी उन यूनिक वैल्यूज़ को लेके उनको 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। दो ही वैल्यूज़ आ रही थी, जो उसके नेम हैं फिटोसा और वर्सिकलर। इन दोनों को पिक करने के बाद इनके अंदर 0 और 1 अप्लाई आउट कर दें। ये मेरे पास हेड है, तो सिर्फ पहले 5 आ रही हैं, तो प्रिंट डाटा करके देख लेते हैं तो हमें सारा मिल जाएगा। तो अब शुरू की देखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं ज़ीरोज़ अटैच हुई और लास्ट में जो अटैच हुई वो सारी 1 हुई। तो मैंने इनके नेम की जगह पे एक नया एक फीचर बना लिया है, उसका नाम ज़ीरोज़ और 1 राइट डाउन कर दिया। ये अप्लाई करने के बाद अब मैं x और y को अलग-अलग कर रहा हूँ कि पहले 4 जो हैं वो मेरे पास इसके अंदर आ जाएं, x में आ जाएं, और जो आखिरी वैल्यूज़ है y वो हमारे पास एक क्लास लेवल के तौर पे y के तौर पे आ जाए। इसके बाद फंक्शन डिफाइन कर दिया है सिग्मॉइड का फंक्शन। सिग्मॉइड फंक्शन वही 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंट ऑफ माइनस v। दूसरा काम मैंने ये किया है, इनपुट एक और फंक्शन बना दिया है जो कि डॉट प्रोडक्ट लेता है x और b का। जो सिग्मा x और सिग्मा bx या सिग्मा mx जो अभी हम बात कर रहे थे, तो यहाँ m की जगह पे b यूज़ कर रहे हैं, तो x और b का डॉट प्रोडक्ट हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना के ले लिया है ताकि नेक्स्ट टाइम हमें बार बार ना लिखना पड़े, हम नेट इनपुट राइट डाउन करके ले सकें। फिर जितनी भी हमारे पास वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं, ये m की वैल्यूज जितनी भी हम यूज़ करने जा रहे हैं, इन सब की जगह इनका नाम मैंने यहाँ पे b रखा हुआ है, तो इनको इनिशियलाइज कर देना है किसी रैंडम नंबर से। तो यहाँ पे जो इनिशियलाइज किया है वो 0 वैल्यू से किया है, जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन में भी इनिशियलाइज किया था। क्रॉस फंक्शन क्या है? ये हमारे पास क्रॉस एंट्रोपी का फंक्शन। क्रॉस एंट्रोपी में वही हमारे पास h और y है, हमारे पास दो वैल्यूज। h जो है वो अभी हमारे पास वैल्यूज जो कैलकुलेट होके आ रही है, प्रेडिक्टेड रिजल्ट। y जो है ओरिजिनल रिजल्ट। तो उसी तरीके से y इंटू लॉग ऑफ h या y प्राइम, और 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस h। तो ये हमारे पास क्रॉस फंक्शन हो गया। अब आइट्रेशन जो है, इपॉक्स, लास्ट टाइम भी हमने किए थे कुछ इपॉक्स। इपॉक्स क्या है? नंबर ऑफ आइट्रेशंस, जितनी दफ़ा हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा। पहला काम, डिफरेंस पहले प्रोडक्ट ले लिया है b इंटू एक्स का, यानी कि हमारे पास v कैलकुलेट हो गया। v कैलकुलेट होने के बाद सिग्मॉइड उसके ऊपर कैलकुलेट कर लिया, उसका नाम हमने रखा है h। अब ग्रेडियंट कैलकुलेट किया अभी हमने, तो वो हमारे पास आया था y इंटू वाई प्राइम माइनस वाई। तो हमारे पास y प्राइम माइनस वाई इंटू एक्स, तो इंटू हमारे पास ये x की वैल्यू हो गई। अब ग्रेडियंट में डिवाइडेड बाय m भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो डिवाइडेड बाय m कर दिया है कि जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही थी एवरेज उस पर कैलकुलेट कर लिया है।
अब ये एवरेज जो है, ये एवरेज ग्रेडियंट जो हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट होके आई है, ये अल्फ़ा के साथ जो हम अल्फ़ा वैल्यूज हमने डिफाइन की है, अल्फ़ा वैल्यू, ये वैल्यू हमने अल्फ़ा डिफाइन की हुई है, 0.1 हमने वहाँ डिफाइन की थी, उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद बी की वैल्यूज़ को अपडेट कर देना। कॉस्ट फंक्शन हमने चेक कर लेना है कि नई कॉस्ट इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, तो रिज़ल्ट वही होगा, जितनी वैल्यूज़ एक क्लास की होंगी वो 1 की तरफ जाएंगी, दूसरी क्लास की जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 की तरफ मूव करेंगी। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो स्टार्ट में देखें हमारे पास कॉस्ट जो आया है, ओवरऑल कॉस्ट तमाम डेटा पॉइंट्स के ऊपर वो 0.69 तक आया था। 10 आइट्रेशन पे अपडेट होने के बाद वैल्यू रिड्यूस होती हुई आई है 0.4 की तरफ। जितना ये वैल्यू कॉस्ट फंक्शन जो है कॉस्ट क्रॉस एंट्रोपी वो कम होता जाएगा, उतनी क्लासेस जो हैं वो सेपरेट होती चली जाएंगी। हम इंक्रीज कर देते हैं, 100 किया, वैल्यू 0.006 तक आ गई है वैल्यू, 1000 कर देते हैं। पहले 0.06 तक थी, अब 0.02, 0.01, हमारे पास वैल्यू जो है 0.007 तक डिक्रीज हो गई। अब हम दोबारा जो ओरिजिनल पॉइंट से, जो एक्स पे हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट्स पड़े हुए थे जो अब हमने उनको चेक करना है कि अब नए एम और सारी वैल्यूज जो बीटा की वैल्यूज हमारे पास नई आ गई हैं, उनके तहत देखें कि हम कितना प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो पहली वैल्यू जीरो वाली थी आपको याद हो, तो वो सारे 0.00500 समथिंग के करीब आ रही हैं, यानी जीरो के करीब आ रही हैं, और जितनी आखिरी वैल्यूज थी वो सारी 0.999 के करीब आ रही हैं। दोबारा देख लें, हमारे पास जो ओरिजिनल डाटा सेट था इन्हीं को दोबारा प्रेडिक्ट किया है इन्हीं इनपुट्स के साथ। तो ये जितनी वैल्यूज हैं, पहली 50 वैल्यूज जो हमारे पास थी वो सारी की सारी अब 0.0 के बिल्कुल करीब वैल्यूज है, 0.00, 0.01, 0.0, इस तरीके से वैल्यूज आ रही। और जितनी हमारे पास आखिरी वैल्यूज हैं जिनको वर्टिसेस कलर होना चाहिए वो 1 के ऊपर, और इनको हम 0.5 के थ्रेशोल्ड पे चेक आराम से लगा सकते हैं कि जो वैल्यू 0.5 से नीचे और 0 के करीब हैं वो क्लास सीटोसा है, और दूसरी जितनी वैल्यूज 1 के करीब हैं 0.99 है वो दूसरा वर्सी कलर हमारे पास आ गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। चलें, ये हमारे पास हो गया एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक यूनिट, और ये बाइनरी क्लासिफिकेशन परफॉर्म कर रहा था। दोबारा से मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ Z बन रहा है, बीटा 1, इसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास A या Y प्राइम जो है वो यहाँ पे आया था, मैं इसको इस वक्त A ही लिख रहा हूँ। ये मेरे पास एक यूनिट था जो कन्वर्ट कर रहा है 1 या 0 के अंदर। क्लासेस सिर्फ 2 क्लासेस यहाँ पे चेक हो सकते हैं। मैं अगर ये काम मल्टीपल करता हूँ
और हर एक के लिए अपने अलहदा वेरिएबल्स बना लेते हैं। B11 इसका B21, ये B31, इसके लिए जो आ रहा है वो हमारे पास B41। तो अब मेरे पास हर एक के अगेंस्ट 1 0 1 0 में बना सकता हूँ। ये डायग्राम की समझ आई है? नो सर, ये फिर से समझा। पहले मेरे पास जितने ये इनपुट पॉइंट थे ये एक y की वैल्यू प्रोवाइड कर रहे थे, जिस y को मैंने नाम चेंज कर दिया था v = mx रख दिया था। अब मैंने ये कहा है कि v1 = mx, v2 = mx, v3 = mx, v4 या vn तक चले जाएं तो ये हमारे पास mx है। अब इधर मैंने नाम इनके चेंज कर दिए, m1, m2, m3, m4, या 2 नंबर के अंदर भी आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो अब मैंने 4 डिफरेंट या n डिफरेंट इक्वेशंस जनरेट कर ली। एक इक्वेशन की जगह 4, 5 या m डिफरेंट इक्वेशन जो हैं वो मैंने जनरेट कर लिए। हर एक के ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन मैं अप्लाई आउट कर रहा हूँ, तो वो हर एक जो है वो एक रिजल्ट प्रोवाइड कर सकती है 1 या 0। अब डिफरेंट m की वैल्यूज के ऊपर हर एक की अगर ये बीटा वैल्यूज या m वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो ये सारे रिजल्ट भी डिफरेंट होंगे। ऐसे ही है? यस सर। यस सर। यस। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूँ ये एक ब्लॉक जो है एक क्लास को रिप्रेजेंट करना चाहिए। पहले हमने इधर 2 क्लासेस इकट्ठे की थी, ठीक है, 2 क्लासेस हमने इकट्ठे की थी कि थ्रेशोल्ड से अबव हो जाए तो क्लास 1 है, थ्रेशोल्ड से नीचे हो जाए तो क्लास 0 है। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ क्लास 1 मतलब एक्टिवेट हो जाए, आंसर 1 आ जाए तो क्लास 1, 0 आ जाए तो क्लास 1 नहीं है। क्लास 2, इसको होने के लिए ये A2 1 आ जाए तो क्लास 2, 0 आ जाए तो नहीं है। A3 इसी तरीके से क्लास 3, ये 1 आ जाए तो क्लास 3, 0 आ जाए तो क्लास 3 नहीं है। इसी तरीके से क्लास 4 या फिर क्लास नहीं है। अब इस सारी चीज़ को लिखने के लिए एक और टर्म यूज की जाती है, हॉट इनकोडिंग। हॉट इनकोडिंग में बस ये 4 क्लासेस हैं, तो मैं 4 ब्लॉक लिख लेता हूँ, ये 4 वाई लिख लेता हूँ, 1 2 3 4। मैंने क्लास 1 को रिप्रेजेंट करना है तो क्लास 1 जो है वो 1 है, बाकी सारी की वैल्यूज 0 होनी चाहिए। यानी इधर 1 आए, बाकी सारी जगह 0 आए, तो ये क्लास 1 है। क्लास 1 हो गया। पहला 0, दूसरा 1, तीसरा 0 और चौथा ब्लॉक भी 0 है, तो ये क्लास 2 हो गया। पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 1 और चौथा जो है वो 0 हो तो ये क्लास 3। और सेम इसी तरीके से आगे अगर आपने कोई और क्लासेस भी बनानी है तो ये आपके पास क्लास 4 या सेम आगे जितनी बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। तो अब अगर तो एक से ज़्यादा प्रेडिक्ट हो गए, दिस इज नॉट क्लास 1, सारे 1 भी हो जाएं तब भी ना क्लास 1 है, ना क्लास 2, ना क्लास 3। स्ट्रिक्ट हैं हम लोग के पहला केस जो है वो 1 हो, इधर 0 होना चाहिए, और बाकी भी जितनी हैं वो सारे जीरोस होने चाहिए। तो एक ब्लॉक जो है वो एक न्यूरॉन के तौर पे काम कर रहा है।
कि न्यूरॉन जैसे हमने पहले कहा था एक्टिव हो गया, कि पहला न्यूरॉन एक्टिव है, बाकी सारे न्यूरॉन एक्टिव नहीं हैं तो क्लास 1 है। दूसरा न्यूरॉन एक्टिव है, बाकी सारे न्यूरॉन एक्टिव नहीं है तो क्लास 2 है। तो अब यहाँ पे एक्टिवेशन की टर्म जो है अब ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगी, क्योंकि पहले तो सिर्फ आपके पास एक डिवाइडर था कि 0.5 से ऊपर है या 0.5 से नीचे है, क्लास 1 है या क्लास 2 है। अब हमने जो, क्योंकि मल्टीपल क्लासेस को एट अ सेम टाइम कर रहे हैं, तब हमारे पास एक्टिवेशन की डेफिनेशन ज़्यादा क्लियर हुई कि जिस साइड का न्यूरॉन या लॉजिस्टिक रिग्रेशन ऑन हो, हम कह रहे हैं वहाँ एक्टिव है, बाकी सारी जगह एक्टिव नहीं है। अगर एक से ज़्यादा एक्टिव हो गए तो वो भी मल्टी क्लास हो जाएंगी, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, हम क्लास डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे और एरर हमें जनरेट करना है। अब क्या हुआ, दोबारा देख लें, मल्टी क्लास के अंदर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। एक क्लास के लिए एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन पूरा लगाना है, 4 क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है तो 4 लॉजिस्टिक रिग्रेशन इकट्ठे इस्तेमाल करने हैं। डिफरेंट वैल्यूज उनकी प्रेडिक्ट होंगी, डिफरेंट उनके ऊपर जो हमारे पास स्लोप्स की वैल्यूज हैं, एम की वैल्यूज हैं, वो नई वैल्यूज हर एक के लिए अलग-अलग जनरेट होंगी हर ब्लॉक के लिए, और उनकी बेसिस के ऊपर हम उनके अगेंस्ट जो ब्लॉक्स हैं या न्यूरॉन हैं, जिसे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी कह रहे हैं, ये जब एक्टिवेट होंगे या एक्टिवेट नहीं होंगे तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे ये कौन सी क्लास के लिए जनरेट हो रहा है। अब क्लियर है या अभी भी नहीं क्लियर? सर दो एक दफा एक्टिवेट नहीं हो सकते? अगर दो एक दफ़ा एक्टिवेट हो जाएं तो हमारे किसी लेबल के साथ मैच नहीं करेंगे। इसका मतलब है दो इकट्ठे हो रहे हैं, हमें एक चाहिए, दो लेबल हो रहे हैं, हम कंफ्यूज हैं। आपको कह रहा है पास और फेल, या यूं कह लें CGPA की जगह आपको ग्रेड का कहा जा रहा है, ABCD ग्रेड दिए जा रहे हैं, ठीक है, F ग्रेड तक, A से लेके F ग्रेड तक प्रोवाइड किया जा रहा है। अब अगर आपको कहा जाए आपका A ग्रेड भी है और F ग्रेड भी है, व्हाट विल यू थिंक? क्या समझेंगे आप? ये नहीं है सर, सही प्रॉब्लम समझ हो आ गया, ठीक है, प्रॉब्लम हो गया है। जो रिजल्ट जनरेट कर रहा है वो रिजल्ट ठीक जनरेट नहीं कर सकता। A और F इकट्ठे नहीं हो सकते, A और B इकट्ठे नहीं हो सकते, एक वक्त में एक ही होगा, ठीक है, एक वक्त में एक ही क्लास जनरेट होगी, एक से ज़्यादा जनरेट नहीं हो सकती। अगर हो जाए तो एरर है, ठीक है। अब इसको कोड में देखते हैं, कोड में ये कैसे होगा। अब कोड में करने के लिए ओरिजिनल डेटा सेट देख लेते हैं। अब ओरिजिनल डेटा सेट अभी पहले जो था 100 यूनिट्स पे था, 100 रोज पे था, 100 रोज। अब मेरे पास कितनी है, 150 रोज मेरे पास अवेलेबल हैं। अब 3 डेटा सेट हैं। सबसे लास्ट में हमारे पास वर्जीनी का, दूसरा वेसिकलर और तीसरा सिटोसा। अब 3 क्लासेस हैं और 3 लॉजिस्टिक रिग्रेशन इकट्ठे यूज मुझे करने पड़ेंगे, ठीक है, तब मैं मल्टी क्लास रिग्रेशन जो है वो परफॉर्म कर सकूंगा। उसी तरीके से डाटा सेट को जो है लोड किया, लोड करने के बाद एक्स और वाई अलग-अलग किए, चेक कर लिए कि हमारे पास सारी क्लासेस आ रही हैं, और उसके बाद हॉट इनकोडिंग मैंने उनके अगेंस्ट जनरेट आउट कर ली कि जिसमें पहली क्लास है तो उसका वाई जो है उसमें पहला 1 और बाकी सारे 0, और जो सेंटर में वाली क्लास है तो पहला 0, दरमियान में 1, थर्ड के लिए आंसर होना चाहिए, वाई की वैल्यू होनी चाहिए 0। यानी इस दफ़ा 3 वाई हैं, एक वाई नहीं है, 3 आउटपुट्स हैं एट अ टाइम।
सेकंड को ऑन होने के लिए, क्लास 2 होने के लिए, पहला लॉजिस्टिक रिग्रेशन का आउटपुट 0, दूसरे का 1 और तीसरे का 0 होना चाहिए। सेम इसी तरीके से जो लास्ट क्लास होनी चाहिए, तो पहले 2 रिग्रेशन के रिजल्ट जो हैं वो 0 और थर्ड का रिजल्ट जो है वो 1 होना चाहिए। कॉस फंक्शन हमारे पास वही, सिग्मॉइड फंक्शन हमारे पास वही। इपोक्स कम कर लेते हैं स्टार्ट में। इस दफ़ा बी की वैल्यूज़ जो हैं वो मैं ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करूँगा। इसको ज़रा अलग कर लेते हैं। अब बी जो है मैंने क्या किए हैं, 4 जो हमारे पास जी कुछ पूछना क्वेश्चन? नो सर। ठीक हो गया। अब मेरे पास हर एक पॉइंट पे मैंने 3 डिफरेंट जीरोस लिए हैं, ठीक है। पहला बी नॉट, वो भी 3 के लिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास 3 आउटपुट चाहिए। B1, B2 एंड B3, यानी ये 4 जो हैं वो मेरे पास जनरेट हो रहे हैं। पहली दफ़ा जब हमने लास्ट दफ़ा किया है तो हमारे पास सिंगल एक ही 4 जीरोस लिखे हुए आ रहे थे, 4 जीरोस लिखे हुए आ रहे थे। अब हर एक जो था वो भी 3 का सेट हो गया पूरा, तो वो हर एक जो है वो इस अंदाज में इस्तेमाल हो जाएगा जो अभी हमने डायग्राम बनाई थी। इसके बाद आइट्रेशन के अंदर काम वही है, पहले जी कैलकुलेट करना है, जी कैलकुलेट करने के बाद उसके ऊपर सिग्मॉइड फंक्शन कैलकुलेट करना है। सिग्मॉइड फंक्शन के बाद दोबारा से हमने ग्रेडियंट फंक्शन कैलकुलेट किया, y माइनस वाई प्राइम इंटू एक्स, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ग्रेडियंट अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया और फिर ओरिजिनल वैल्यूज में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्योंकि हम ये सारा वेक्टर फॉर्मेट में ले रहे हैं तो x भी जो है वो हमारे पास लार्जर फॉर्मेट में मौजूद है। हम प्रिंट x भी करके देख लेते हैं। x भी हमारे पास क्या है, उसमें जो ओरिजिनल वैल्यूज थी वो सारी मौजूद हैं। बीटा जो है वो हमारे पास एक से ज़्यादा दफ़ा मौजूद है। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो खाली अगर हम मल्टीप्लाई ही अप्लाई करके देखें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। हर दफ़ा एक नया पूरा सेट अलहदा जनरेट होगा। हर वैल्यू के लिए z वैल्यू जो है वो अलहदा क्रिएट हो रही है। मीन्स के सारे ब्लॉक, तीनों ब्लॉक इकट्ठे कैलकुलेट हो रहे हैं। अब एग्जीक्यूट करते हैं 10 दफ़ा कि अब ये देखें b और cos को हम प्रिंट आउट कर रहे हैं, तो b की सारी वैल्यूज, ये b नॉट जो है वो फर्स्ट के लिए है, जो क्लास 0 के लिए है, ये क्लास 2 के लिए है और ये b नॉट जो है वो क्लास 3 के लिए। सेम इसी तरीके से B1, B2 एंड B3, और ये हमारे पास रिजल्ट जो कॉस्ट स्टार्ट में आया है 0.69, 10 आइट्रेशंस के बाद 0.49 तक गया है। और इसको अगर हम आइट्रेशन ज़्यादा कर दें 1000 आइट्रेशंस करें वैल्यू डिक्रीज हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुई, 0.22 तक ही अभी तक हमारे पास वैल्यूज़ हैं। अब हम प्रिंट कर रहे हैं सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा।
तो अब आप देखें हर एक केस के अंदर मेरे पास तीनों वैल्यूज जनरेट आउट हो रही हैं। पहले न्यूरॉन के ऊपर 0.99, दूसरे न्यूरॉन पे 0.13 और थर्ड न्यूरॉन पे 0.0013। सेम इसी तरीके से जो सेंटर वाली वैल्यूज हैं उन पे भी देखें, इधर 0.0023 सेंटर में 0.5 हाईएस्ट है, इस साइड पे 0.14 वैल्यूज तक आ। और सबसे लास्ट वैल्यू जो आप देखेंगे तो उसमें यहाँ पहली दो वैल्यू स्मॉल हैं, लास्ट वैल्यू जो है वो थोड़ी सी लार्ज वैल्यू आई। अब क्योंकि मुझे इनमें से एक वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका नंबर प्रेडिक्ट आउट कर रहा हूँ, आग मैक्सिमम कर रहा हूँ। तो आग मैक्सिमम करके प्रेडिक्ट किया तो देखें पहली वैल्यूज जो क्लास 0 है वो बहुत अच्छे तरीके से 0 प्रेडिक्ट हो गई। जो सेकंड है उसमें कुछ गलतियां आपको नजर आएंगी। इसमें गलती कहाँ है, ये पॉइंट 1 होना चाहिए, एज अ क्लास 2 प्रेडिक्ट हो रहा है। ये भी क्लास 1 होना चाहिए, क्लास 2 के तौर पर प्रेडिक्ट हो रहा है, सेम ये दो वैल्यूज। और लास्ट क्लास जो है बाकी सारी 2 प्रेडिक्ट हो रही हैं, सिर्फ एक क्लास जो है वो क्लास 1 के तौर पर प्रेडिक्ट हो रहा है। तो मेजॉरिटी जो है वो ठीक प्रेडिक्ट हो रही हैं, सिवाय एक दो क्लासेस के जो कि ठीक प्रेडिक्ट नहीं हो रही। और इनके साथ जो लॉस आपके पास देख रहे हैं वो वैल्यू 0.22 वैल्यूज तक वो चला गया है। दोबारा देखें, जो हमने पहले इसमें हमने कैलकुलेट किया था तो हमारे पास लॉस जो है वो 0.007 तक चला गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। जब 3 क्लासेस की हैं तो क्लास 1 और क्लास 2 के कुछ एलिमेंट्स आपस में मिक्स हुए हैं, वो ठीक प्रेडिक्ट नहीं हुए, उनकी वजह से लॉस वैल्यू जो है वो हमारे पास लार्जर आई है, लॉस हो गया 0.22 तक, और कुछ वैल्यू ठीक नहीं है। ये क्लियर होगी चीज? यस सर। अच्छा, इस के तहत लॉजिस्टिक मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन के तहत जो एक बहुत अच्छी एग्जांपल की जाती है वो है डिजिट रिकॉग्निशन की। मैथ आप जूम पे कर सकते हैं, अकाउंटिंग आप जूम पे कर सकते हैं। ये क्या पूछे आपने? क्या क्वेश्चन पूछे आपने? सर शायद गलती से उसका माइक खुल गया था। अच्छा चलिए ठीक है। तो डिजिट रिकॉग्निशन में क्या है होता है आपके पास कि आपके पास 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि आपको 10 क्लासेस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, 10 क्लासेस होंगी। 10 क्लासेस का मतलब है 10 यूनिट्स जो हैं वो आपको बनाने पड़ेंगे। अभी हमने 3 यूनिट वाली क्लास का रिजल्ट बनाया था, यहाँ जो है वो आपको 10 क्लासेस के लिए 10 यूनिट वाला सिस्टम पूरा बनाना पड़ेगा। फिर अब इनपुट किसी डिजिट का हम कैसे लें, तो डिजिट जो है वो एक इमेज की फॉर्मेट में, सॉरी 9 तक 10 तो नहीं होगा, हमारे पास 0 या 9 तक जो हमारे पास जा रहे हैं ये एक इमेज की फॉर्मेट में है। इमेज हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्सल की फॉर्मेट में कर सकते हैं। ठीक है, इस पिक्सल के हम राइट डाउन कर सकते हैं, उसमें जितने भी पिक्सल मौजूद हैं एक तस्वीर के अंदर से 64 8x8 की अगर हमारे पास इमेज है तो टोटल इसमें 64 जो हैं वो हमारे पास पिक्सल आ जाएंगे। तो हर पिक्सल जो है उसकी अपनी कलर हो जाएगा। जहाँ पे वो, जैसे मैंने यहाँ 9 लिखा हुआ है, तो जिस पॉइंट के ऊपर लाइन गुजर रही है वहाँ डार्क कलर होगा, पिक्सल का कलर जो होगा उसकी डार्क वैल्यू होगी, और जहाँ वो नहीं है वहाँ वैल्यू जो है वो डार्क नहीं होगी, वाइट हो जाएगा वो कलर। तो इस बेसिस पे हम यहाँ अभी हमारे पास 4 इनपुट थे, x1
x2, x3, x4। तो यहाँ अब आपके पास इमेज में जिस साइज़ का इमेज होगा, यानी उसके जितने पिक्सल्स होंगे, अगर 64 है तो वो x64 तक चला जाएगा। अगर ज़्यादा बड़ी इमेज होगी तो वो उस साइज़ तक आपको इनपुट लेने पड़ेंगे। उसके बाद y वैल्यूज़ 10 के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसका हॉट इनकोडिंग जो है वो 0 से लेके 9 तक की वैल्यूज़ पे मौजूद होगा। अगर पहला यूनिट जो है वो ऑन है तो डिजिट होगा 0, और अगर लास्ट डिजिट होगा तो वो 1 होगा, तो वो डिजिट बनेगा 9। बाकी सारा काम इसी तरीके से होगा जैसे अभी हमने 3 यूनिट के ऊपर काम परफॉर्म किया। आज हम यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं।